गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे के पोर्शन की। अब तक हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट एंड आराम से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है? क्या पढ़ना है भैया? हमें मोबिलिटी पढ़नी है। देखिए मोबिलिटी को जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। देखो मोबिलिटी का मतलब होता है कि चार्ज में मोशन कितना है, चार्ज में मोशन कितना है। अब चार्ज मूव क्यों करता है? चार्ज मूव क्यों करता है, पहले आप ये बात समझिए कि मान लो अगर ये चार्ज क्यू है, अब किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उसमें क्या आनी चाहिए? वेलोसिटी आनी चाहिए। और वेलोसिटी कब आती है? जिस पर क्या लगे? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब आता है? जिस पर क्या लगे? फोर्स लगे। क्या लगे? फोर्स लगे। तो चार्ज पर फोर्स कब लगता है? ये मुझसे एक बार किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर चार्ज मूव क्यों करता है? तो चार्ज मूव इसलिए करता है क्योंकि इस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो फोर्स लगता है, तो चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो बिल्कुल मूव करेगा। अब डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो करेगा अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा? अगेंस्ट, अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा? अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बेसिक सा कंसेप्ट है अलोंग और अगेंस्ट का। तो अब हम बात करने वाले हैं मोबिलिटी की। तो देखिए मोबिलिटी होती क्या है, देखिए समझिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ना, आप डेफिनेशन याद करो, आप फॉर्मूले को देखो, माइनस ई बाई एम इंटू क्या होता है? टो बार। देखिए ये फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी फिक्स होता है। तो रियलिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के, याद रखेंगे। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं कह सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है? यानी कि अपवैन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है म्यू। एक कांस्टेंट आता है क्या? म्यू। इस म्यू कांस्टेंट को ही कहते हैं मोबिलिटी। तो म्यू बराबर क्या लिखा जाएगा? वी डी अपॉन ई। म्यू बराबर क्या लिखा जाएगा? वी डी अपॉन ई, याद रखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, यानी कि हम कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी बराबर क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या कहलाता है? मोबिलिटी कहलाता है। बहुत बढ़िया भाई। अगर इसकी बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? वीडी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। यानी कि क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये इसकी क्या हो जाती है भैया? यूनिट हो जाती है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, एम श्योर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा अब वीडी को भी हम कुछ लिख सकते थे। वीडी को मैं लिख सकता था ई बाई एम इंटू टो बार। तो अगर मैं म्यू की जगह, म्यू बराबर वी डी की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा ई अपॉन एम इंटू कितना? टो बार। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ई बाई एम इंटू टो बार भी लिख सकते हैं, मोबिलिटी को डी ई बाई एम इंटू टो बार भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट मोबिलिटी की वैल्यू आई। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्रोटॉन की मोबिलिटी से हाई होती है क्योंकि इसका वेट कम होता है। क्योंकि देखो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m है, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम, और जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज़्यादा। तो मास किसका ज़्यादा है? प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से हल्का होता है, इसलिए उसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, चलिए तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई सभी को, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की।
सभी लोगों ने पढ़ रखा है ओम्स लॉ, कोई टफ चीज़ नहीं है, ओम्स लॉ के बारे में सभी लोग जानते हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो आई करंट है ये इस वायर के या इस कंडक्टर के एंड्स पर, इसके एंड पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? द potential difference across the wire, across the conductor, the potential difference across the conductor is directly proportional value of current that are passing through the conductor, बोलो क्लियर है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओम्स लॉ यही है, सिंपल सा है कि किसी भी कंडक्टर के जो एंड्स हैं, क्रॉस जो बोथ साइड्स हैं, उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई। प्रोपोर्शनिटी का अगर हम साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R। इस R को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। इस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। बोलो क्लियर है? R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। यहाँ से हमारा चैप्टर का बढ़िया पार्ट शुरू होता है। R क्या है भैया? हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये हमारा सर्किट का मेन पार्ट है, रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ए अपोजिंग फैक्टर ऑफ करंट। इट इज ए अपोजिंग फैक्टर ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करने का जो फैक्टर होता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस इज ए अपोजिंग फैक्टर ऑफ करंट। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो R बराबर लिखा जाएगा V अपॉन आई। R बराबर क्या लिखा जाएगा? V अपॉन आई। इसकी यूनिट होती है ओम, और ओम का सिंबल होता है ये। यूनिट क्या होती है? ओम, और इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। क्या ये R V और I पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। मतलब अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, और V अगर घटा तो I भी घट जाएगा। ठीक है भाई। तो यानी कि ये R जो है ये V और I पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखें। ये इनका रेशो होता है जो कॉन्स्टेंट रहता है। इनका रेशो रहता है जो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया भाई। फिर ये R डिपेंड किस किस पर करता है? फिर ये R डिपेंड किस किस पर करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पर करता है? तो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, affecting factors of resistance। तो रेजिस्टेंस के अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के। मतलब कि अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती है, पहला फैक्टर है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। उसके बाद नंबर सेकंड, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब अगर ये वायर है तो ये इसकी थिकनेस, ये वाली मोटाई, मतलब अगर ये वायर होता तो ये जो मोटाई है ये क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। उसके बाद नंबर थर्ड पर आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में दो फैक्टर हैं। कंडक्टर के लिए अलग फंक्शन होता है, बाकी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर तो क्या होगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होगा। मतलब अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर आपने घटाया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और सेमी कंडक्टर में होता है इनवर्स में, कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर आपने डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है सेमी कंडक्टर के अंदर। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, इसके अलावा कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट है नेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर।
आपने किस नेचर का कंडक्टर लिया है, हाई कंडक्टिविटी का कि लो कंडक्टिविटी का। जैसे कि भाई अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग करंट का फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर में करंट सबसे तेज दौड़ता है, जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं अगर यहाँ पे आयरन लूँ तो आयरन में करंट कम दौड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो वो नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर है, फैक्टर वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है भाई। डायरेक्शन ऑफ करंट से मतलब समझो, मान लो कि मेरे पास ये एक सेक्शन है, एक क्यूबॉइड सेक्शन है, इस तरह का सेक्शन है, ये साइड ए, ये बी और ये सी। मान लो कि करंट ऐसे आ रहा है, ठीक, करंट ऐसे आ रहा है, तो मेरी बात सुनना, क्रॉस सेक्शनल एरिया किस पे कौन सा लिया जाएगा, जिस पे करंट परपेंडिकुलर टच किया है, और लेंथ कौन सी ली जाएगी, जिसको कंडक्टर ने क्रॉस किया है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से बात करता, फर्स्ट और सेकंड से, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बात करता, तो भाई मेरे पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता एल अपॉन ए के, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता रो, कांस्टेंट क्या आ जाता रो एल अपॉन ए। इस रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी, इस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप फिलहाल में आप ये याद रखो कि रेजिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, रो एल अपॉन ए, जहाँ एल क्या होता है जिस लेंथ को क्रॉस किया है करंट ने, और ए जिस पे वो इंसिडेंट हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो इस वाले एरिया पे इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ का रेजिस्टेंस अगर मैं R1 मानूं तो रो एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना B और ये कितना C, भाई ये साइड B और ये कितना C, तो इस एरिया का ये जो लेंथ है इसका जो एरिया हो जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट का वो एरिया वो कितना हो जाएगा B इंटू सी, ठीक है। और लेंथ कितनी इसने क्रॉस की है A, तो क्या लिखा जाएगा, R1 को लिखा जाएगा रो A अपॉन BC। बोलो क्लियर है। अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है ऐसे, तो अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो इसको मैं अगर R2 रेजिस्टेंस दे दूं तो R2 बराबर भाई रो किस लेंथ को क्रॉस करेगा मुझे बताओ, इस वाले को, यानी कि इस बी वाले पार्ट को, तो बी, और एरिया कौन सा कवर करेगा, ये वाला, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ए इंटू सी, ए इंटू सी। अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा होता तो भाई R3 की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए रो लेंथ कितनी क्रॉस करेगा, ये वाली क्रॉस करेगा, यानी कि सी, और एरिया कौन सा, ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाले की लेंथ और विड्थ देखो, ऊपर वाले की साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है बी, और ये वाली साइड कितनी है ए, तो कितना हो जाएगा ए बी। तो देखिए हर जगह चेंज हुई कि नहीं, जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हुई कि नहीं हुई, तो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए रजिस्टिविटी। चलिए देखिए रजिस्टिविटी की बात करें, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत काम की चीज़ है रो, बहुत इंपॉर्टेंट वीआई पोर्शन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेता है। देखो क्या लिखा गया, लिखा गया कि R बराबर होता है रो एल अपॉन ए। पहले मुझे बात बताइए, ये लेंथ और एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता था ना, रेजिस्टेंस क्या होता था, चेंज, जनरेट तो नहीं होता था ना, मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, पहले से ही कंडक्टर के अंदर कुछ तो रेजिस्टेंस था जिसको सिर्फ हमने चेंज कर पाए लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके, बाकी हम उसको जनरेट नहीं कर पाए। समझ में आ रही बात, मतलब रेजिस्टेंस पहले से ही कंडक्टर में था, सिर्फ लेंथ और एरिया से तो उसकी वैल्यू को कम और ज़्यादा किया जा सकता है, बाकी ऑलरेडी उसमें वो रेजिस्टेंस रहता है। बिल्कुल हर एक कंडक्टर में थोड़ा बहुत तो भाई सब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन में थोड़ी बहुत तो बाउंडिंग मिलेगी, वो दौड़ने में थोड़ा बहुत तो उनका टाइम लेंगे, तो सीधी सी बात है वो टाइम वो जो है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। अब समझना अच्छे से, रो एल अपॉन ए, सोचो इफ एल बराबर कितना हो जाए 1 हो जाए, और एरिया भी कितना हो जाए 1, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर, तो इस सिचुएशन में आर बराबर क्या लिखा जाएगा, ओनली रो, आर बराबर क्या लिखा जाएगा, रो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, मतलब अगर मैं एक वायर लूँ, मतलब मैं एक मटेरियल लिया, ऐसे कोई भी मटेरियल लिया, इस मटेरियल का मैंने क्या किया, 1 मीटर लेंथ थी और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर का तो क्रॉस सेक्शन ले लिया, लेंथ कितनी ले ली 1 मीटर,
और अब इस वायर का मैंने कुछ रेजिस्टेंस मेजर किया, तो जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये रजिस्टिविटी होगी। ये क्या होगी? रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब इतना रेजिस्टेंस तो उस मटेरियल में हमेशा रहेगा, इतना रेजिस्टेंस तो हमेशा उस मटेरियल में रहेगा। बोलो क्लियर है? ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब कि एरिया और लेंथ को हमने बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया, एक एक कर लिया, उसके बाद भी कुछ रेजिस्टेंस है, मतलब वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। बिल्कुल, रजिस्टिविटी कंडक्टर के एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसके पास ऑलरेडी इतना रेजिस्टेंस रहता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको क्यों नाम दिया गया कि आपने लेंथ और एरिया को बिल्कुल एक कर दिया, उसके बाद भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसलिए वो रेजिस्टेंस वो मटेरियल का रेजिस्टेंस है, इसलिए उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी कहा गया। बोलो क्लियर है? तो रजिस्टिविटी की बात समझ में आई, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच हैव लेंथ इज 1 एंड एरिया इज 1, area and length are unit. A resistance of a conductor which have the length and area is unit, लेंथ एंड एरिया इज यूनिट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या फिर कह सकते हैं रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कि अब पूछा जाए कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? लेंथ पे करती है क्या? बिल्कुल नहीं। एरिया पे करती है क्या? बिल्कुल नहीं। बाकी इनको और डिटेल से पढ़ाऊंगा तो और फील आएगी कि सर अच्छा क्यों नहीं करती है। फिलहाल में समझ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि भाई हमने यूनिट कर दिया था, उसके बाद भी था, हमने इनको चेंज नहीं किया, उसके बाद भी रेजिस्टेंस था, इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो लेंथ और एरिया हमने यूनिट कर दिया, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। फिर किस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और किस पे डिपेंड करती है? और डिपेंड करती है नेचर पे, मटेरियल के नेचर पे। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस किस पे? एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा नेचर पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बोलो क्लियर है? अब मैं बात करूँ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब यूनिट बताओ तो यूनिट क्या होगी? यहाँ से निकालो, रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/L। रो को इधर रखा, ए और एल को इधर ले आए, तो क्या हो गया? रो बराबर में आर की यूनिट क्या होगी? ओम, एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होगी? मीटर, कैंसिल हो गया। तो रो बराबर में क्या आ गया? ओम इंटू मीटर। क्या आ गया? ओम इंटू मीटर। बोलो क्लियर है? ओम इंटू मीटर। चलिए, उसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें हो रही हैं। एक होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r होता है, यानी कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम, 1/ओम। ठीक है भाई, अब इसको क्या लिखते हैं समझना, 1/ओम। अब इसको लिख देते हैं उल्टा, ठीक है, और इसको उल्टा लिखते हैं मोहो, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मोह। क्या हो जाती है? मोह। एक होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया हम किससे? सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, कंडक्टिविटी। तो जैसे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, यानी कि इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/रो, 1/रो, यानी कि इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो यूनिट क्या हो जाएगी? 1/, इसकी क्या होती थी? ओम मीटर। क्या होती थी? ओम मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगी? मोहो मीटर। मोह पर मीटर क्या हो जाएगी? मोह पर मीटर, या फिर ये मोह पर मीटर। बोलो क्लियर है? तो रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस हमने आप सबको पढ़ा दिया, ओम्स लॉ पढ़ा दिया, मोबिलिटी आपको पढ़ा दी। ये सब चीज़ें आपको एक बार ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद में आपने इसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने वीडियो में बताया। जो कुछ दिक्कत आती है वो मुझे बताएं, और आपको ये नोट्स 2 बार बना के मुझे व्हाट्सअप पर सेंड करने हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं नोट्स और मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, 2 बार। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक मेथड से पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक मेथड से पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा लिखा गया। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।